जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में CDS 2 2020 में आए हुए पॉलिटी के क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे। देखिए CDS 2 2020 का जो ऑलरेडी हमारा हिस्ट्री का डिस्कशन है वो कंप्लीट हो चुका है। एक महीने पहले ही मैंने डिस्कशन करा दिया। वो उन सारे वीडियोस को आप कमेंट बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों जगह से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सेट ए के अकॉर्डिंग ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। यहाँ से आपको सवाल देखने को मिलेंगे 19 नंबर से। तो ये जो क्वेश्चन है पॉलिटी का, यहाँ 19 से स्टार्ट है, इसे हम लोग देखते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल के विषय में सवाल पूछा जा रहा है। पहले में कहा जा रहा है जो सेक्रेटरी जनरल है वो स्पीकर के एडवाइजर होते हैं, यानी सलाहकार होते हैं। दूसरे में कहा जा रहा है जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं वो स्पीकर के नेम के अथॉरिटी के अंडर काम करते हैं। तीसरे में कहा जा रहा है जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं वो स्पीकर के अंडर काम करते हैं और इनकी डेलीगेटेड अथॉरिटी होती है। और चौथे में कहा जा रहा है जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं वो ऑर्डर पास करते हैं स्पीकर के नाम पे। तो इस क्वेश्चन के सोर्स की बात करें तो ये आपको लक्ष्मीकांत में डायरेक्टली नहीं देखने को मिलेगा और कोई भी स्टैंडर्ड सोर्सेज में डायरेक्टली ये कवर नहीं मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर वैसे ऑप्शन डी है। स्पीकर जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं वो स्पीकर के नाम पे ऑर्डर्स पास नहीं करते। देखिए ये लोकसभा की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही समन्स मेंबर टू अटेंड सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑथेंटिकेट्स बिल इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर। यानी स्पीकर की अनुपस्थिति में ये प्रेसिडेंट के बिहाफ में आप देख सकते हैं मेंबर्स को समन करते हैं, बुलाते हैं और सेशन कंडक्ट कराया जाता है और बिल वगैरह को ऑथेंटिकेट करते हैं। ये काम होता है बेसिकली सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, ये CAPF 2020 में पूछा गया है। अ मेंबर गिविंग नोटिस ऑफ अ रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर लोकसभा शुड बी एड्रेस्ड टू द, यानी जो मेंबर हैं जो नोटिस दे रहे हैं रेजोल्यूशन लोकसभा के स्पीकर को रिमूव करने का, वैसे रेजोल्यूशन को किसके द्वारा एड्रेस किया जाता है? तो इसका आंसर है सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा के द्वारा। तो सेक्रेटरी जनरल इस रिमूवल स्पीकर ऑफ रिमूवल के रेजोल्यूशन को एड्रेस करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है और आपको नॉर्मल सोर्सेज में देखने को नहीं मिलेगा। पूछा जा रहा है हु अमंग द फॉलोइंग मूव द मोशन ऑफ सीक्रेट सिटिंग सेशन ऑफ द असेंबली 1942। तो सीक्रेट से जो सीटिंग सेशन हुई थी 1942 में, उनमें किसने जो मोशन को मूव किया था सीक्रेट सिटिंग सेशन के मोशन को? तो देखिए इसका आंसर ऑफिशियली दिया गया GV मावलंकर। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको आसानी से नॉर्मल सोर्सेज में कवर नहीं मिलेगा, इनफैक्ट काफ़ी टफ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी आसान सवाल है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट प्रेसिडेंट के बारे में सही नहीं है। पहले में कहा जा रहा है जो प्रेसिडेंट हैं वो 5 साल के टर्म के लिए ऑफिस होल्ड करते हैं। दूसरे में कहा जा रहा है प्रेसिडेंट में बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय वे ऑफ इम्पीचमेंट, यानी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया के दौरान प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। तीसरे में कहा जा रहा है प्रेसिडेंट रिजाइन कर सकते हैं बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म, यानी 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले भी। और चौथे में कहा जा रहा है द प्रेसिडेंट शेल नॉट विथ स्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज हर टर्म कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एंटर अपॉन हिज ऑफिस, यानी प्रेसिडेंट तब तक अपने ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं जब तक कि इनके सक्सेसर ऑफिस में ना आए। तो ये जो आप वर्ड देखते हैं ना, नॉट विथ स्टैंडिंग, ये सब चीज़ें डायरेक्टली आर्टिकल से, बेयर कॉन्स्टिट्यूशन से ली जाती हैं, इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि बेयर कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना जरूरी है। तो ये तो काफ़ी आसान सवाल है, नॉट करेक्ट पूछा गया। तो हमें पता है कि प्रेसिडेंट जो अपना रेजिग्नेशन लेटर है वो किसे सौंपते हैं? क्या स्पीकर को राइट करते हैं? नहीं, वाइस प्रेसिडेंट को। तो ये काफ़ी आसान है, आपको हर सोर्स में मिल जाएगा इंक्लूडिंग लक्ष्मीकांत। तो अभी तो हम लोग प्रेसिडेंट वाले चैप्टर तक नहीं पहुंचे हैं, बट जब हम लोग करेंगे तो काफ़ी आसानी से इसे कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन इस क्वेश्चन को भी मैं इजी कहूँगा, डायरेक्टली आपको लक्ष्मीकांत में देखने को मिल जाएगा। और अभी हमारा ये चैप्टर भी चल रहा है फंडामेंटल राइट्स का। तो देखिए पूछा जा रहा है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के एक्सेप्शन में कौन से फंडामेंटल राइट है। तो हमने इस पर बात भी की है। आर्टिकल 31 देखिए आर्टिकल 14 का एक्सेप्शन है और आर्टिकल 19 इसी तरह आर्टिकल 31C का। अब इसका क्या मतलब है, इसे तो हम लोग फंडामेंटल राइट्स वाले लेक्चर में जरूर डिस्कस करेंगे। कॉमेंट बॉक्स में आपको सारे लेक्चर्स की लिंक मिल जाएगी फंडामेंटल राइट्स की, उन्हें आप जरूर देखिए। ये चीज़ मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर रखी है। अगेन देखिए ये भी इजी क्वेश्चन है, इसका भी सोर्स डायरेक्टली लक्ष्मीकांत है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस लक्ष्मीकांत से ही देखने को मिलते हैं पॉलिटी के। पूछा जा रहा है कि को वारंटों के लिए कौन सी नेसेसरी कंडीशन नहीं है। देखिए रीट्स पर ऑलरेडी मैंने वीडियो कवर कर दी है और रीट्स एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल लगभग क्वेश्चन आते हैं। तो 30 से भी ज़्यादा क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में कवर कर रखे हैं जो कि UPSC के द्वारा ही परीक्षाओं में पूछे गए हैं।
तो कौन सा नेसेसरी कंडीशन नहीं है, देखिए पहले में पब्लिक ऑफिस कहा जा रहा है, तो ये बिल्कुल सही बात है, प्राइवेट ऑफिस नहीं होना चाहिए बल्कि एक पब्लिक ऑफिस होना चाहिए, तभी को वारंटों की रीट जारी की जा सकेगी। दूसरे में कहा जा रहा है जो ऑफिस है वो स्टेट्यूट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्रिएट किया जाना चाहिए, ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑफिस मस्ट नॉट बी ए सब्सटेंटिव वर्ड, देखिए ये बात गलत है, ऑफिस सब्सटेंसिव होनी चाहिए, तो ये नॉट के कारण ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। सब्सटेंसिव का मतलब होता है पब्लिक ऑफिस। और चौथे में देखिए कहा जा रहा है देयर हैज़ बीन अ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और अ स्टेट्यूट इन अप्रोप्रिएटिंग सच पर्सन टू दैट ऑफिस। हाँ, तो ये बात भी सही है, कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्ट्रावेंशन देखने को मिलता है। और देखिए ये सारी बातें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं, आपको बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कॉमेंट बॉक्स चेक करना है, वहाँ पर रीड्स वाली वीडियोज आप आसानी से देख लीजिए, वहाँ पर इस तरीके के और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो मैंने डिटेल्ड में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपको हर सोर्स में कवर्ड मिल जाएगा, लक्ष्मीकांत पर तो अलग से चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, और ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन भी है एग्जामिनर का, स्टेट पीएससीज में बहुत बार पूछते हैं। आर्टिकल 338A के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए आर्टिकल 338 के बारे में पूछते हैं तो NCSC होता है, यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, और इसी तरीके से आर्टिकल 338A के बारे में पूछा जाता तो ये होता NCST, तो जो कि पूछा गया है, यानी इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। और 338B नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए देखने को मिलेगा। ये कंफ्यूजिंग है, इसे आप रिवाइज कर लेंगे तो काफ़ी आसानी से याद हो जाएगा। और स्टार्टिंग में देखिए केवल नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट था, लेकिन अमेंडमेंट किया गया, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा अमेंडमेंट के द्वारा NCST को क्रिएट किया गया है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को क्रिएट किया गया है, राइट। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में फंक्शन करती है, तो इसका आंसर है होम अफेयर्स। ये डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन है और ये आपको डायरेक्ट लक्ष्मीकांत में देखने को मिल जाएगा। पूरी चैप्टर जब हम लोग कवर करेंगे NDMA पर तब काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन से ईयर में क्रिएट किया गया, कब फोर्स में आया, ये चीज़ें भी बहुत बार पूछी जाती हैं, तो ये होम अफेयर्स के अंडर फंक्शन करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है सोशलिस्ट आइडिया सप्त क्रांति का 7 रेवोल्यूशन का किनके द्वारा प्रपोज किया गया, तो सोशलिस्ट से देख करके ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसका आंसर देखिए राम मनोहर लोहिया है। वैसे ऑप्शन में तो लगभग सारे ही सोशलिस्ट लीडर का नाम है, MG रेनाडे, ठीक है। तो देखिए ये जो सोशलिस्ट आइडिया है सप्त क्रांति का, ये राम मनोहर लोहिया के द्वारा दिया गया है, और एक साल पहले ही 2019 में 4 पिलर थ्योरी के बारे में पूछा गया था, वो भी राम मनोहर लोहिया के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है। अगर सवाल के सोर्स की बात करें तो जो स्पेक्ट्रम वाली बुक आती है उनमें लास्ट के पेजेस में आपको पता होगा कि हमारी आज़ादी के बाद के जो चीज़ें हैं उन्हें उन घटनाओं को दिया गया इतिहास के क्रम में। और इसके अलावा NCERT जो आती हैं, जो मैंने ऑलरेडी कवर भी कर रखा है, वैसे ये इनमें जो टॉपिक्स जैसे आपकी सोशलिस्ट ग्रुप हो गई, और जो अलग अलग तरह की कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी, इंडिया में जो अलग अलग पार्टीज़ का उदय हुआ, इन सारी चीज़ों को मैंने कवर कर रखा है, और उन्हें भी आप देख करके इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कवर किए जा सकते हैं ये काफ़ी आसानी से, स्पेक्ट्रम और बाकी बुक्स में ये देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सेक्युलर स्टेट का कैरेक्टर नहीं है। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। पहले में कहा जा रहा है ये थियोक्रेसी को रिफ्यूज़ करता है, यानी मना करता है। तो थियोक्रेसी का मतलब होता है वैसे शासन जो धर्म के आधार पे, किसी भी धर्म के आधार पर किया जाता हो, वो शासन थियोक्रेसी कहलाता है, क्योंकि थियो का मतलब रिलीजन होता है और क्रेसी का मतलब रूल, राइट। और दूसरे में कहा जा रहा है जो रिलीजन को स्टेट से सेपरेट करता है, तो ये बिल्कुल सही कैरेक्टर है सेक्युलर स्टेट का। तीसरे में कहा जा रहा है स्टेट इन ऑर्डर टू बी अ सेक्युलर मस्ट बी डेमोक्रेटिक, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं, डेमोक्रेसी हो या ना हो, इससे सेक्युलरिज्म का कोई लेना देना नहीं है डायरेक्टली, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। चौथे में कहा जा रहा है इट मस्ट प्रिवेंट रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रमोट रिलीजियस हार्मनी, तो बिल्कुल सही बात है, धार्मिक सौहार्द को बढ़ाना चाहिए और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट से प्रिवेंट करता हो, वैसा स्टेट सेक्युलर स्टेट का कैरेक्टर सेक्युलर स्टेट के कैरेक्टर में देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। और ये आपको अगर इस क्वेश्चन के सोर्स की बात करें तो ये जिन भी बुक में सेक्युलरिज्म वाले कॉन्सेप्ट को कवर किया जाता है इंक्लूडिंग लक्ष्मीकांत, ये देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन ये डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से। अच्छा, मैं पेजेस क्यों नहीं शो कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए अभी अगर मैं गवर्नर की बात करूँ तो ये गवर्नर एज अ होल टॉपिक है, केवल एक पॉइंट को शो कर देने से कोई फायदा नहीं होगा, राइट। और ये चीज़ें आपको ही पता है, ये डायरेक्टली लक्ष्मीकांत से ही पूछी गई, और जो जिन क्वेश्चन का सोर्स नॉर्मल सोर्सेज में नहीं है वो है भी नहीं, वो आपको डायरेक्टली गूगल के थ्रू ही देखना पड़ेगा। और कुछ क्वेश्चन तो गूगल में भी फैक्चुअली जो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल होते हैं वो मिलना मुश्किल होता है। अ स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर रेफर्स टू द एड्रेस डिलीवर्ड बाय द गवर्नर,
यानी गवर्नर के द्वारा जो एक स्पेशल एड्रेस लिया जाता है वो किनके द्वारा रेफर किया जाता है? व्हेन प्रेसिडेंट रूल इज कॉल्ड फॉर, यानी जब प्रेसिडेंट का रूल देखने को मिले उस टाइम पे। व्हेन अ नेशनल इमरजेंसी नेसेसिटेट्स डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी जब नेशनल इमरजेंसी के कारण लेजिस्लेटिव असेंबली का डिसोल्यूशन होगा। तीसरे में कहा जा रहा है फर्स्ट सेशन के शुरुआत के दौरान, प्रत्येक जनरल इलेक्शन के बाद और हर साल। और चौथे में कहा जा रहा है जब भी ही हैज कंक्लूडेड दैट सच इज नेसेसरी। तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। ये प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के केस में देखने को मिलेगा। स्पेशल एड्रेस गवर्नर के द्वारा दिया जाता है और ये कब होगा? तो प्रत्येक सेशन के शुरुआत में जो कि जनरल इलेक्शन के द्वारा होगा, और प्रत्येक साल के सेशन के शुरुआत में भी। तो ये डायरेक्टली आपको देखने को मिलेगा लक्ष्मीकांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायत के विषय में कौन सी बात सही नहीं है आपको ये बतानी है। तो नोट पे फोकस करना है। पहले में कहा जा रहा है जो स्टेट का लेजिस्लेचर है मैं बाय लॉ में एक प्रोविजन विथ रेस्पेक्ट टू द कंपोजिशन ऑफ पंचायत, यानी स्टेट लेजिस्लेचर कानून के दौरान विधिवत तरीके से पंचायत के कंपोजिशन पर लॉ बना सकती है। और दूसरे में कहा जा रहा है पंचायत एरिया का मतलब होता है जो पंचायत का टेरिटोरियल एरिया है वो। तीसरे में कहा जा रहा है ग्राम सभा उन सभी लोगों को इंक्लूड करता है जो कि विलेज के इलेक्टोरल रोल्स में दाखिल होते हैं पंचायत के। चौथे में कहा जा रहा है जो सीटों का रिजर्वेशन है एससी और एसटीज़ का, इनको कोई लेना देना नहीं है उनके पॉपुलेशन के अनुपात से। देखिए ये बात गलत है क्योंकि पॉपुलेशन के बेसिस पे ही सीटें रिजर्व की जाती हैं। तो ये चीज़ अगेन डायरेक्टली आपको लक्ष्मीकांत में देखने को मिल जाएगी। वहाँ तो टेबल बना करके आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 243D, हाँ बहुत बार यही पूछ लिया जाता है कि जो रिजर्वेशन है सीट्स का किस आर्टिकल में देखने को मिलता है। तो आर्टिकल 243D में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीटें रिजर्व करने का प्रावधान है प्रत्येक पंचायत में। और ये जो नंबर्स होंगे एज नियरली एज मे बी द सेम प्रोपोर्शन टू द टोटल नंबर ऑफ सीट्स टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन इन दैट पंचायत एज द पॉपुलेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट इन दैट पंचायत एरिया और ऑफ द शेड्यूल ट्राइब इन दैट पंचायत एरिया, यानी पॉपुलेशन के बेसिस पे कुल मिला करके यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो 1/3 हमें पता है 1/3 जो टोटल नंबर ऑफ सीटें रिजर्व की जाती है वुमेन के लिए, ये चीज़ भी आपको इसी पर्टिकुलर एक्ट के तहत 243D के तहत देखने को मिलेगी। ये दो बातें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये बात गलत है क्योंकि हमसे नॉट करेक्ट ही पूछा गया था, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप सारे क्वेश्चंस CDS 2 2020 के इसकी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मैंने तैयार कर दी है। आप कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इन सारे वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू।